वॉइस के चैप्टर में अब आपको न्यू टॉपिक इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव पैसिव बनाना सिखाया जाएगा। अगर आप मेरे स्टूडेंट बन चुके हो तो हेडिंग से ही समझ जाएंगे। यहाँ पर क्या हो गया, वॉइस पार्ट 8, ये क्या बताता है, क्लास का नंबर, वीडियो का नंबर। इतनी वीडियोस हो चुकी है, इसके पहले कितनी हो गई है, 17। अब यह 18वां क्लास है। परंतु इम्परेटिव सेंटेंस देखिए, पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस यहाँ मैंने लिख दिया पार्ट 1। इसका मतलब ये हुआ टॉपिक आपका न्यू हो गया। इसके पहले आपका पढ़े तो क्या, टेंस के गार्डिंग यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव तथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक, वहाँ पर आप ये भी कह सकते हो असर्टिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को केवल इंट्रोगेटिव कहा जाता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव को असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। तो ये दो टॉपिक तो समाप्त हो गया, कौन जी, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब तीसरा टॉपिक आपका आ गया है इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस ये कई तरह के होते हैं, तो उसमें से पहला काइंड यानी पार्ट 1 क्या बताएगा, इम्परेटिव सेंटेंस पार्ट 1 क्या बताएगा, उसका पहला काइंड बताएगा। इसी तरह से आगे पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 और वहाँ नंबरिंग बढ़ती चली जाएगी। इस चीज़ को समझिएगा। तो आप क्या करेंगे, अगर परमानेंट स्टूडेंट बने हैं तो प्ले लिस्ट से पढ़िए, सुविधाजनक होगा, और एक नोट बना लीजिए। अगर आप क्या है कंपटीटर हैं, कोई परीक्षा दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, एसएससी में जो भी एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, या सीखने का पर्पज हो, पढ़ाने के लिए टीचर बनना हो, तो भी आप क्या करिए, प्ले लिस्ट से पढ़िए, तो मैटर आपके पास पहुंच जाएगा। अब देखिए इम्परेटिव सेंटेंस पार्ट 1 में ये हेडिंग देखिए। अरे इम्परेटिव सेंटेंस पार्ट 1 में क्या बताने जा रहा हूं मैं, पैसिव वॉइस ऑफ कमांड सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस मुख्यतः 6 टाइप्स के होते हैं। एक 7 नंबर पर होता है, पहले 6 टाइप्स का जान लीजिए। अब 6 में क्या होता है कि कमांड सेंटेंस, उसके बाद रिक्वेस्ट, उसके बाद एडवाइस, 3 ये हो गए। और तीनों का निगेटिव होता है, निगेटिव कमांड होता है, निगेटिव रिक्वेस्ट होता है और निगेटिव एडवाइस होता है। तो 6 हो गया। तो कम से कम 6 पार्ट तो बनना है। और एक 7वां जो होता है वो क्या होता है भैया, इम्परेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद लेट, वो लेट से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अब ये जो सर्वप्रथम हम 6 पार्ट देने जा रहे हैं, इसमें से क्या होता है कि 3 कमांड सेंटेंस, रिक्वेस्ट और एडवाइस पॉजिटिव सेंस देने वाले होते हैं, तो इनको पॉजिटिव इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यह बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी काइंड्स ऑफ सेंटेंस पर मैंने क्लास नहीं लिया है यूट्यूब चैनल, ठीक है ना। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में मैं पढ़ाता हूँ। इम्परेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, क्या जी, पॉजिटिव इम्परेटिव सेंटेंस और दूसरा क्या, नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव इम्परेटिव सेंटेंस में आता है कमांड सेंटेंस, रिक्वेस्ट और एडवाइस अथवा सजेशन। एडवाइस को ही सजेशन कहते हैं। अब चलिए, जब निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इन्हीं तीनों का निगेटिव बन जाता है, यानी कमांड का निगेटिव सेंटेंस बना देंगे तो निगेटिव कमांड कहा जाएगा या प्रोहिबिशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, प्रोहिबिशन कहा जाएगा। अब निगेटिव रिक्वेस्ट, ठीक है ना, अब उसको आप ये भी कह सकते हो कि रिक्वेस्ट विद प्रोहिबिशन। इसी तरह निगेटिव एडवाइस, तो निगेटिव एडवाइस को आप कह सकते हो एडवाइस और सजेशन विद प्रोहिबिशन, ठीक। तो इस तरह से
पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस में 3 तरह के सेंटेंस हो जाएंगे। कौन कौन? कमांड सेंटेंस, रिक्वेस्ट और एडवाइस। और निगेटिव में हो जाएंगे नेगेटिव कमांड, नेगेटिव रिक्वेस्ट तथा नेगेटिव एडवाइस। लेकिन इस क्रम में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सीधे सीधे एक पॉजिटिव एक निगेटिव लूंगा। क्या लूंगा जी? एक पॉजिटिव एक निगेटिव, अर्थात पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस में कमांड सेंटेंस देने जा रहा हूँ, यहीं से यहीं पर क्या करूंगा दूसरे पार्ट में, इस पार्ट में नहीं, सब पर एक एक पार्ट बनाऊंगा मैं। तो पार्ट 1 में मैं पढ़ा रहा हूँ पैसिव वॉइस ऑफ कमांड सेंटेंस, और पार्ट 2 में पढ़ा दूंगा पैसिव वॉइस ऑफ नेगेटिव कमांड सेंटेंस, ताकि आपको एक सीक्वेंस में चीज़ मिल जाए, मैटर मिल जाए, कंप्लीट मैटर मिले। फिर आपको किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यही सजेस्ट करूँगा, कोई किताब मत पढ़िए, कोई ऐसी किताब नहीं जिसमें एरर ना हो, मैं बता दे रहा हूँ। और जो मैं मैटर दे रहा हूँ काफ़ी रिसर्च किया गया है, मैंने रिसर्च किया है, 26-27 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। सिर्फ मैटर मेरा पढ़ लीजिए, इसको क्या करिए नोट में बदल दीजिए, फिर कोई इंग्लिश ग्रामर की किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं। बस इतना के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं भैया। पैसिव यानी पार्ट 1 देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस का पहला पार्ट पैसिव वॉइस ऑफ कमांड सेंटेंस। अब कमांड सेंटेंस होता क्या है? जो आप आदेश देते हो, किसी को कमांड करते हो या आर्डर देते हो। क्या करते हो? कमांड करते हो या आर्डर देते हो। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी आप जो कुछ पढ़ते आ रहे हो ट्रांसिटिव वर्ब के साथ पढ़ते आ रहे हो, कहीं गलती ना कर देना, इंट्रांसिटिव वर्ब का सेंटेंस इसमें डाल देना, क्योंकि मैं यहाँ लिख रखा हूँ ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट है तो इंट्रांसिटिव होने का कोई सवाल ही नहीं होता। अब देखिए, कमांड सेंटेंस वर्ब से शुरू हुआ है। यहाँ पर कमांड सेंटेंस भी कई तरह के होते हैं, जहाँ सब्जेक्ट का भी प्रयोग होता है। इसको मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस में बताऊंगा। हम कहते हैं कि यू शैल डू माई वर्क, तुम मेरा काम करोगे। ही शैल नॉट डू माई वर्क, वह मेरा काम नहीं करेगा। तो यू शैल डू माई वर्क, ये क्या हुआ? पॉजिटिव कमांड हुआ, यानी पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस हुआ, तो इसको कमांड सेंटेंस कहेंगे। तो वहाँ यू लग रहा है, दूसरे में लगाया कि ही शैल नॉट डू माई वर्क, वह मेरा काम नहीं करेगा। तो ये हो गया निगेटिव कमांड सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे वाक्यों का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है जिसमें सब्जेक्ट लगा, ठीक ना। अब एक सामान्य सेंटेंस कमांड का क्या होता है? वर्ब से स्टार्ट होता है। वह वर्ब क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म। उसे बेयर इन्फिनिटिव भी कहा जाता है। यानी सेंटेंस किससे शुरू होगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, जिसे आप बेयर इन्फिनिटिव भी कह सकते हैं। अब इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव का क्या अंतर है भाई? यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पूर्व अगर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कर देते हो तो वह इन्फिनिटिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्फिनिटिव कहा जाता है। और टू का प्रयोग नहीं करते हो तो क्या हो जाएगा? बेयर इन्फिनिटिव कहा जाएगा। तो समझ में आया? तो इन्फिनिटिव 2 प्रकार के होते हैं, विद टू और विदाउट टू। तो विद टू वाला इन्फिनिटिव कहा जाएगा और विदाउट टू वाला बेयर इन्फिनिटिव कहा जाएगा। तो अगर कोई कहता है बेयर इन्फिनिटिव की बात करता है तो आप कंफ्यूज्ड मत होना, वह क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही होता है। चले, अब कमांड सेंटेंस स्टार्ट हम करते हैं किससे? बेयर इन्फिनिटिव से, अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। उसके बाद उसमें रहेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद रहेगा अदर वर्ड्स, ओ फॉर अदर और WS फॉर क्या हो जाएगा? वर्ड्स। तो ये आपका स्ट्रक्चर जो मैंने दे दिया है, यहाँ लिख दिया हूँ सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स। तो एक्टिव सेंटेंस 2 स्ट्रक्चर्स है, इसलिए हमने यहाँ प्लूरल लिख दिया। तो भैया आपको क्या करना है? यहाँ कोलन दे देते हैं। हाँ,
एक्टिव सेंटेंस लिखा, एक्टिव वॉइस नहीं लिखा, तो इसकी चर्चा मैं करता आ रहा हूँ। एक्टिव वॉइस में प्रयुक्त सेंटेंस क्या होता है? एक्टिव सेंटेंस होता है, और उसके फॉर्म को हम एक्टिव फॉर्म भी कहते हैं। तो चाहे आप एक्टिव वॉइस लिखो, चाहे एक्टिव फॉर्म लिखो, चाहे एक्टिव सेंटेंस लिखो, तीनों चीजें सेम है, इसमें भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये हुआ कि सर्वप्रथम वेर इन्फिनिटिव आएगा, वो आपका फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स आएगा। अब पैसिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, सर्वप्रथम लेट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब बी आएगा। अब इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। अब तक मैंने इसकी चर्चा नहीं किया था किसी भी क्लास में। तो पास्ट पार्टिसिपल अगर कहा जाता है या किताब में लिखा है, तो समझो कि वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यानी तीनों ही परफेक्ट टेंस में, ध्यान देना, तीनों ही परफेक्ट टेंस में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, अर्थात वो क्रिया के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। अब यहाँ पर ये देखना है कि कौन चीज कहाँ से आ रही है। तो एक्टिव सेंटेंस से क्या क्या चीज आ रही है, अगर इसको आप समझ लेते हो तो इसमें कोई गलती होने का चांस है ही नहीं, बहुत इजी है। अब यहाँ पर देखो, ऑब्जेक्ट ज्यों का त्यों आ जाता है, ऑब्जेक्ट ज्यों का त्यों आ जाएगा, उसमें कोई आप परिवर्तन नहीं करोगे, ठीक। ये बेयर इन्फिनिटिव अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगा। ये देखो यहाँ हम एरो लगाते हैं, ये चेंज हो जाएगा किसमें? थर्ड फॉर्म। अब यहाँ थोड़ा दूरी पड़ेगा, अरे फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगा थर्ड फॉर्म में, अर्थात बेयर इन्फिनिटिव चेंज हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल, ओके। और अदर वर्ड्स ज्यों का त्यों आएगा, ज्यों का त्यों आएगा, ठीक। दो चीजें इसमें न्यू जुड़ रही है, एक लेट और एक बी। तो यह बी होता है हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है? और हेल्पिंग वर्ब किसका होता है भैया? हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव, हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव वॉइस। तो वॉइस नहीं कहेंगे अब ना, पैसिव सेंटेंस कह लो यार। तो हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव सेंटेंस, इस तरह से जब आप चीर फाड़ करेंगे तब जाकर के इंग्लिश आएगी। अब यह आपका न्यू वर्ड है लेट, ओके। अब यह न्यू वर्ड वास्तव में है क्या, सुन लीजिए। तो यह न्यू वर्ड भी है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेयर इन्फिनिटिव, ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग इसको नहीं जानते हैं, ना ही बताते हैं। आप कोई भी यूट्यूब चैनल ले लेना और सर्च कर लेना, कोई टीचर इसे एक्सप्लेन नहीं करता है कि है क्या चीज, ठीक ना। तो क्या फर्क होगा? कमांड सेंटेंस में जो एक्टिव सेंटेंस भी शुरू हो रहा है किससे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, और पैसिव सेंटेंस भी शुरू हो रहा है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। दिखाओ, पहले ही लिख दिया। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से क्या फर्क पड़ा? दोनों में अंतर यह हुआ कि एक्टिव सेंटेंस का जो फर्स्ट फॉर्म है थर्ड फॉर्म में चेंज हुआ, अर्थात बेयर इन्फिनिटिव पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हुआ। और पैसिव फॉर्म में अर्थात पैसिव सेंटेंस में एक न्यू वर्ड आ गया, किसके स्थान पर? फर्स्ट फॉर्म के स्थान पर। ये वाला चेंज हो जाता है थर्ड फॉर्म अथवा पास्ट पार्टिसिपल में, और पैसिव सेंटेंस में एक न्यू वर्ड आ जाता है फर्स्ट फॉर्म के स्थान पर अथवा बेयर इन्फिनिटिव के स्थान। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अरे यहां भी तुम ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिए, कर रहे हो कि नहीं? तो जब इसके स्थान पे एक न्यू वर्ड आ गया, ऑब्जेक्ट खिसक करके यहां आ गया, ऑब्जेक्ट खिसक करके आ गया।
सेम पैटर्न यहाँ पर जो था यहाँ चला गया और यहाँ पर हम एक न्यू वर्ड डाल दिए, क्या जी, लेट। अब ऑब्जेक्ट भी इसके बाद ही यूज हो रहा है और ऑब्जेक्ट इसके बाद ही यूज हो रहा है। अदर वर्ड्स का प्रयोग हम लास्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ भी किए और यहाँ भी किए। क्या परिवर्तन हुआ? बी एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया क्योंकि हम फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो आप तो पढ़ते आ रहे हो कि एक्टिव से पैसिव चाहे जिस टेंस में बनाओगे तो थर्ड फॉर्म के पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब यहाँ पढ़ लो कि कमांड सेंटेंस लेट से प्रारंभ हो रहा है तो थर्ड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब बी का प्रयोग होगा। रट लो, कभी नहीं भूलेगा। अब चलो, यह है लेट का क्या मतलब होता है? तो लेट का मतलब होता है भैया जान लेना। लेट का मतलब होता है किसी कार्य को करने देना, किसी कार्य को करने देना, ये लेट का मतलब होता है। शायद नहीं जानते थे, नहीं जानते थे, ठीक ना जी। यही कारण है कि आगे चल के जो इसका 7वें नंबर का काइंड होगा इंपरेटिव सेंटेंस का, लेट से ही बनाया गया है। किसे बनाया गया है? लेट से। और वहां कहा जाता है कि उसे उसका काम करने दो, उसे उसका काम करने दो। तो लास्ट में जो मीनिंग होती है इस पूरे लेट के लिए सिर्फ दो का प्रयोग किया जाता है। क्या जी? सिर्फ दो का प्रयोग। लेकिन इस दो का मतलब बहुत लोग लिखा देते हैं कि लेट का मतलब दो। अरे क्या दो यार, ये दो क्या, लेना, दोना, देना या 1 2 मतलब दो, क्या मतलब है? नहीं, इस दो का मतलब होता है किसी कार्य को करने देना। हम कहते हैं कि बच्चे को सोने दो, तो वाक्य किससे शुरू होगा? लेट से। उसे अपना काम करने दो, ठीक ना। ये क्या है? सामान्य अर्थ में है। बच्चे को सोने दो, बच्चा तो ऑब्जेक्ट हो गया, सोने दो, यहाँ पर सोने का काम है तो सोने दो, तो दो के लिए क्या प्रयोग करोगे? लेट। उसे जाने दो, लेट से स्टार्ट होगा वाक्य। तो लेट वाला जब आएगा तो हम समझाएंगे। तो पैसिव में यहाँ लेट लग रहा है, वहां पर तो लेट एक्टिव में ही आ जाएगा। समझे भैया? तो हमारे ख्याल से सब क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलो, जब यह बेयर इन्फिनिटिव है, जब यह बेयर इन्फिनिटिव है ले, तो याद रखना इसके बाद सदैव ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो जब ऑब्जेक्ट ही आएगा तो उसकी केस क्या होगी? ऑब्जेक्टिव। इस पर बहुत क्वेश्चन बनता है, इंप्रूवमेंट में आता है, स्पॉटिंग एरर में आता है। नॉमिनेटिव केस लिख देगा, लेट आई लिख दिया, लेट ही लिख दिया, तो आप परेशान हो जाओगे। कभी भी लेट ही नहीं हो सकता है, लेट आई, क्योंकि आई नॉमिनेटिव केस है, ही क्या है? नॉमिनेटिव केस है। हमेशा लेट हिम। थोड़ा ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे दे रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट ही आ रहा है, देख रहे हो ना, तो ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज हो जाएगा। सीधा सीधा बात, तो बड़ा सरल हो गया, कुछ नहीं है। यहाँ पर देते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल पे हम एक्टिव लेते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल में एक्टिव लेते हैं, कहते हैं कि पुट द बुक्स ऑन द टेबल। रिमार्क करो, एक्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से रिमार्क करो। स्ट्रक्चर मैंने इसलिए बनाया
कि अभी काइंड्स ऑफ सेंटेंस नहीं पढ़ाया हो, तो यहीं पर दोनों ले लो भैया, एक्टिव का भी और पैसिव का, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना? तो रिमार्क कर दो, बोलो। फर्स्ट फॉर्म है वेयर इन्फिनिटिव, तो यही वाला लिखते हैं आप, थोड़ा कम समय भी लगेगा, कम स्याही भी लगेगी और कम जगह फायदा है। ठीक ना? यानी यह है वेयर इन्फिनिटिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया अदर वर्ड्स। बोलो क्या कमांड किया? किताबों को मेज पर रख दो। कमांड किसे किया जाता है? सामने वाले को, अर्थात सेकंड पर्सन। ध्यान देना, इस कमांड सेंटेंस में सदैव सेकंड पर्सन को ही कमांड करोगे, और जब लेट से इंपरेटिव सेंटेंस बनेगा तो जानते हो वहां कमांड आप थर्ड पर्सन को भी कर सकते हो। वह अपना काम करे, तुम अपना काम करो, दूंगा आएगा, बड़ा मजेदार होगा वो भी, गजब का। ठीक है ना? अब चलो, तो कोई दिक्कत? अब इसकी नकल करो। ट्रांसलेशन क्या हुआ? कमांड हमने किया सेकेंड पर्सन को, सामने वाले को, मेज पर किताबें रख दो। आया? अब इसका हम पैशन बनाते हैं, तो लेट से शुरू करते हैं। देख रहे हो? तो लेट ऑब्जेक्ट को जो करते हो रख दोगे, यहां पर ऑब्जेक्ट फुट के बाद है और यह ऑब्जेक्ट अब लेट के बाद आ जाएगा, तो रख दिया। चलिए भैया, हाँ रख दिया। अब एडिशनल वर्ड क्या है? हेल्पिंग वर्ब बी। हेल्पिंग वर्ब बी मैं अभी चर्चा किया। आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा कि भैया हेल्पिंग वर्ब इज आर का प्रयोग क्यों नहीं हो रहा? ध्यान देना, क्रिया बी। अरे भैया बी का फॉर्म क्या होता है बताइए? इज, एम, आर और क्या जी? वाज, वर और बीन और बीइंग होता है। तो आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि गुरुजी बी का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? काहे नहीं इज एम आर में से कोई लगा रहा है? तो टेंस में तो इज एम आर ही लगा था, टेंस में इज एम आर ही लगा था, क्योंकि वह एक्टिव और पैसिव किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ था, किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ था। लेकिन यहाँ का एक्टिव अथवा पैसिव किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट न होकर के बेयर इन्फिनिटिव से स्टार्ट हो रहा है। सुन लीजिए कान खोल करके कि हाँ, तो भैया क्या हो गया? यहाँ का एक्टिव हो चाहे पैसिव किसी बेयर इन्फिनिटिव से स्टार्ट हो रहा है। तो कान खोल के क्या सुनिए, बेयर इन्फिनिटिव के बाद बेयर इन्फिनिटिव ही आएगा, इज एम आर नहीं आ सकता है। तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट आया। अब यहां पर बेयर इन्फिनिटिव आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इज नहीं लगा सकते। क्यों? लेट है, लेट हमेशा ऑब्जेक्ट लेगा। पुनः लेट के बाद अगर आपको कुछ लगाना है तो वह हेल्पिंग वर्ब बी होगा, ना कि इज एम आर होगा। बी क्या है भैया? ये क्या है बोलिए? बेयर इन्फिनिटिव है। क्या है? बेयर इन्फिनिटिव है। ठीक ना? तो लेट के बाद कभी भी आप इज एम आर का प्रयोग नहीं करोगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सदैव किसका प्रयोग करोगे? बी का। और बी किस रूप में हो जाएगा? बेयर इन्फिनिटिव। यानी बेयर इन्फिनिटिव के बाद फिर बेयर इन्फिनिटिव आया, लेकिन यह बेयर इन्फिनिटिव किस रूप में है भैया? लव। यहाँ का बेयर इन्फिनिटिव मेन वर्ब,
और यहाँ का मेन इंफिनिटिव अभी मैं लिखा था हेल्पिंग वर्ब। फर्क क्या पड़ा? अरे एक्टिव वॉइस का जो मेन इंफिनिटिव है ये है मेन वर्ब। बोलो है ये नहीं? क्योंकि कमांड सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? मेन वर्ब से शुरू हो रहा है। सब्जेक्ट क्या है? एब्सेंट, अंडरस्टूड। कमांड किससे किया गया है? सेकंड पर्सन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लग रहा है, सेंटेंस किससे शुरू हुआ है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, तो यही मेन वर्ब हुआ। अब यह मेन वर्ब बन गया क्या जी? थर्ड फॉर्म। क्या बन गया? थर्ड फॉर्म। और इसके स्थान पर ये हो गया क्या जी? मेन वर्ब लेट। ध्यान देना, तो इसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। तो यहाँ का बेयर इंफिनिटिव ये भी है। क्या भैया? बेयर इंफिनिटिव है, ध्यान देना, बेयर इंफिनिटिव ये भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। ये भी क्रिया का क्या है जी? फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन सुन, एक्शन वर्ब में किसी भी क्रिया में अगर एस की एस जोड़ते हो तो वो सिंगुलर बन जाता है। कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है। गो प्लूरल है और गोज क्या हो गया भैया? सिंगुलर। लेकिन दो क्रियाएं ऐसी हैं जो लिंकिंग वर्ब का कार्य करते हैं। एक है बी, जिसे मैं हमेशा टू बी कहता हूँ, और एक है हैव, जिसे मैं हमेशा टू हैव कहता हूँ। तो थोड़ा स्टूडेंट बनिए, तब टीचर का क्या है टर्मोलॉजी आप समझेंगे। जब तक टीचर का टर्म नहीं समझेंगे, उसकी शैली पढ़ाने की नहीं समझेंगे, तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी। तो क्या करोगे? फटाक से डिसलाइक मारोगे और कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें डिसलाइक पसंद है। नहीं जी, तुम्हें डिसलाइक पसंद है, तो क्या करो भैया? बी ऐसा लिंकिंग वर्ब है जिसमें तुम यस या ईएस जोड़ करके सिंगुलर नहीं बना सकते हो। यानी बी में यस जोड़कर बीज नहीं कर सकते हो, बीईएस नहीं कर सकते हो। तो वहां फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी बना के दे दिया गया कि भैया फर्स्ट फॉर्म इजेमार है और सेकंड फॉर्म वाल्वर है और थर्ड फॉर्म बीन है और इन फॉर्म बीइंग है। इसी तरह हैव में एस जोड़ करके तुम हैव से नहीं कर सकते हो, क्योंकि वह एक्शन वर्ब नहीं है। तो क्या किया गया? अरे हैज है फर्स्ट फॉर्म बना दिया गया, और हैव को थर्ड फॉर्म बना दिया गया, और सेकंड फॉर्म भी बना दिया गया। हैव क्या है? सेकंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म, और हैविंग क्या हो गया? इन फॉर्म। इसके लिए क्या करो यार? अरे वर्ब का प्लेलिस्ट खोल लो ना, बहुत गजब का है, पढ़ो, मस्त हो जाओगे, ठीक ना? चलो, तो अब बताओ हेल्पिंग वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? कोई कंफ्यूजन नहीं। और यहाँ पर हमने कहा कि थर्ड फॉर्म, तो इस सेंटेंस में चलते हैं। इस सेंटेंस में हम चलते हैं और यहाँ पर लेट लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, लगा दिया, और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ उतार दिया, क्योंकि लेट हमेशा ऑब्जेक्ट ही लेगा। ठीक, लेट क्या लेगा जी? ऑब्जेक्ट ही लेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करोगे, जो कहते हो रख दोगे। अब क्या किया भैया? हेल्पिंग वर्ब बी लगा, हेल्पिंग वर्ब बी लगा दिया। अब क्या किया भैया? इस फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर दिया थर्ड फॉर्म में। तो पुट का तो तीनों फॉर्म सेम होता है, पुट 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 पुटिंग, समझ गए ना? पुट 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 पुटिंग। तो पुट का हम पुट, गलती से पुटेड मत कर देना गलती से पुटेड मत कर देना। तो क्या होगा? लेट द बुक्स बी पुट। क्या बचा? अदर वर्ड्स तो बचा, लिख दो ना, ऑन द काजी टेबल, लिख दिया। तो अब बताओ, हमें तो नहीं लगता है क्या टेबल है, केवल टेबल है, आप टेबल्स लिख दिए। यस लग गया। अरे यस लग गया सर। कभी कभी पेन भाग जाती है जैसे कभी कभी जबान भाग जाती है,
जवान बोलने में कुछ बोला जाता है, हो जाता है, हम भी तो मनुष्य हैं, भगवान थोड़े हैं ना जी। हाँ चलते हैं। ये क्या हो गया भैया? अदरवाइज ये क्या हो भैया? हाँ। और ये क्या हो भैया? हेल्पिंग वर्ब किसका? अरे पैसिव सेंटेंस का हो। थोड़ा मीनिंग लिख लीजिए ना, ट्रांसलेशन लिख लीजिए। मेज पर किताबें रख दो, ध्यान दीजिए, मेज पर किताबें रख दो। ट्रांसलेशन कौन बताता है? लेकिन मैं तो पढ़ाता हूँ तो ट्रांसलेशन भी बताता हूँ, एक्टिव पैसिव दोनों का, ठीक ना? बता दूं? बताने जा रहा हूँ भैया। मेज पर किताबें रख दो। पैसिव में नियम क्या होता है? अरे ही राइट्स अ लेटर इज रिटेन बाय हिम। वो पत्र लिखता है, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। पैटर्न वही है, सिस्टम वही है। कहाँ गए जी? इस पुट का ये ऑब्जेक्ट है। कहने से क्या होगा? अगर असर्टिव सेंटेंस है तो यही बनेगा सब्जेक्ट, लेकिन कमांड सेंटेंस होने के कारण सब्जेक्ट है ही नहीं है। तो जब सब्जेक्ट है ही नहीं तो तुम सब्जेक्ट लगा नहीं सकते हो, आई द बुक्स को सब्जेक्ट बना नहीं सकते हो। यही कारण है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो। तो सेंटेंस मीनिंगफुल बनाने के लिए वर्ब लेट का सहारा लिया गया। किसका जी? वर्ब लेट का सहारा। किसी से क्वेश्चन तो कहे लेटे से शुरू हुआ, कहे और किसी से, तो उसका जवाब है सब्जेक्ट अब्सेंट है, ध्यान देना। तो इसको तुम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। और उसको सर्वप्रथम लिख दोगे विदाउट लेट, तब तो सब्जेक्ट बन जाएगा, ध्यान देना। अगर ये लेट ना होता तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता। जब ये सब्जेक्ट बन जाता तो जानते हो गड़बड़ हो जाता, तब भी नहीं लिखा जाएगा, तब अकॉर्डिंग टू टेंस चलने लगेगा, तो सब्जेक्ट इज हो जाएगा, एम हो जाएगा, आर हो जाएगा, वाइवर हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। इसीलिए लेट लगा कर रोक दिया गया। आगे न बढ़, तुम्हें सब्जेक्ट नहीं बनना है, लेकिन सब्जेक्ट का भाव तुम्हें देना है सेंटेंस में। लेकिन बताओ, क्रिया का ऑब्जेक्ट कभी क्रिया का सब्जेक्ट बन सकता है? नो, शुरू से पढ़ाते हैं। क्रिया का सब्जेक्ट कभी क्रिया का ऑब्जेक्ट बन सकता है? वाई प्लस ऑब्जेक्ट? नो जी, वाई प्लस एजेंट। यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। तो जब सब्जेक्ट है ही नहीं है तो वाई प्लस एजेंट लगेगा भी नहीं, और सब्जेक्ट है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना ही नहीं सकते हो। तो लेट लगा करके सेंटेंस को क्या होगा? मीनिंगफुल बनाया गया। तो अर्थ क्या होगा? निकालो। मेज पर किताबें रख दो, अर्थ हो गया किताबें मेज पर रख दी। कहा जी? अब बोलो, किताबें मेज पर रख दी जाए या रख दी जाए। तो अगर हम रख दी जाए बोलते हैं, किताबें मेज पर रख दी जाए, ये भी ठीक है। लेकिन अगर हम किताबें मेज पर रख दी जाए बोले तो नहीं ठीक है। रख दी जाए ये तो ठीक है, ठीक ना? चाहे ये यहाँ पर सिंगुलर हो जाए, प्लूरल हो ऑब्जेक्ट, लेकिन किताबें मेज पर रख दी जाए बोले तो नहीं है, जाए तब हो जाएगा। क्या जाएगा? जाए हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल है ना। तो जाए लिख दो, चाहे खाली दो, चाहे। ये देखो अनुसार लगा रहा हूं, कोई ट्रांसलेशन नहीं बताता। किताबें मेज पर रख दी जाए या जाए। अब बताओ, इसमें जो तुमने कमांड किया किसको? सेकंड पर्सन, अंडरस्टूड है। तो यहां भी तो कमांड कर रहे हो। अरे हाँ, सीधा बोल दिए कि मेज पर किताबें रख दो। टीचर ने अपने स्टूडेंट से बोला, और यहां पर बोल दिया, घुमा दिया। क्या जी? किताबें मेज पर रख दी जाए या रख दी जाए, तो बात तो बराबर है।
ये क्या होता है? सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, शब्दों का हेर फेर होगा, अर्थात शब्दशः इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। शब्दशः का मतलब समझ रहे हो? शब्दों के प्रयोग के आधार पर कहाँ पर कौन हुआ, लेकिन भाव सेम होता है, भाव में कोई अंतर नहीं होता। चाहे आप डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करो, चाहे एक्टिव से पैसिव में, यही है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को भी ये आता है, हमारे ख्याल से तो समझ में आया, ठीक ना। तो लेट लगाने का कारण क्या हुआ कि ये सब्जेक्ट ना बन पाए, सब्जेक्ट ना बन पाए। बोलो, अब रख दी जाए, है ना, मैंने क्या अर्थ लिखा था लेट का? किसी कार्य को करने देना, करने देना, अर्थात करने देने की अनुमति देना। बोलो, अनुमति दी गई कि नहीं? मेज पर किताब रख दो, बोलो, कमांड कर रहे हैं, ठीक ना। अब अनुमति भी कई तरह की होती है, कमांड के साथ है जी, एक एडवाइस के साथ, ठीक ना जी। अब चलो, अब यहाँ पर भी वही बात कही, किताबें मेज पर रख दी जाए। तो हर सेंटेंस में हम मीनिंग नहीं बताएंगे, ये पहला सेंटेंस था इसलिए मैंने बता दिया। रही बात एग्जाम्पल की, तो एक एग्जाम्पल दिया जाए चाहे अनेक दिया जाए, क्या फर्क पड़ने वाला है, बात तो वही रहेगी। तो एक एग्जाम्पल में पोस्टमार्टम हो गया अदर वर्ड्स के साथ। कभी कभी ये होगा कि अदर वर्ड्स रहेगा ही नहीं, ये भी तो हो सकता है। हमने सेंटेंस को फुल फॉर्म में दिया, सेंटेंस को फुल फॉर्म में दिया, क्या जी? अरे वेयर बीटी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये हो गया एब्सेंट, क्या दिक्कत है? यहाँ एब्सेंट तो यहाँ भी एब्सेंट, क्या प्रॉब्लम है? तो लिख दो, नहीं है तो मत लिखो, ठीक है जी। चल, हम कहते हैं, क्या कहते हैं? डू योर वर्क, अपना काम करो। अरे योर लिख करके हमने प्रमाणित कर दिया कि सेकेंड पर्सन को ही कमांड किया जा रहा है। ऐसा नहीं लिख सकते हो कि डू हिज वर्क। अगर डू हिज वर्क भी लिखते हो तो कमांड सेकेंड पर्सन को ही करोगे। कमांड किसे करोगे? सेकेंड। हम कहते हैं कि अपना काम करो, अब फिर कहते हैं कि यार उसका काम कर दो, क्या फर्क पड़ता है? तो योर लिखा तो इसका मतलब कि सेकेंड पर्सन को कमांड किया खुद के उसके काम के लिए। अगर यहाँ पर हम हिज लगा दे तो सेकेंड पर्सन को कमांड किया थर्ड पर्सन के काम के लिए, फर्क बस इतने पड़ेगा। तो चलिए बोलिए, अदर वर्ड्स हैं नहीं? अरे रिमार्क करना भैया, फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स एब्सेंट है, तो क्या दिक्कत? हमको नहीं समझ में आता है, क्या दिक्कत? बोलो, लेट लगा दिया, बोलो, लेट लगा दिया, अब क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को जो कहते हो उतार दिया, उसके बाद क्या करेंगे? बी कर दिया, उसके बाद डन। दोनों का अर्थ पहले का ट्रांसलेशन क्या है? अपना काम करो, और दूसरे का ट्रांसलेशन क्या है जी? हम यू को कर रहे हैं ना, यू को सेकंड में, अपना काम करो। यहाँ कर रहे हैं अपना काम किया जाए मिस्टर, हमारे चक्कर में ना पड़ो, कहा जी? अपना काम किया जाए, यानी अपने काम पर ध्यान दो। भाव में कोई अंतर हुआ? अपना काम किया जाए, क्या दिक्कत? हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो आज इंपरेटिव सेंटेंस का पहला दिन था तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, ठीक ना, और एग्जाम्पल थोड़ा कम हो गए, धीरे से काम चला लिया। लेकिन अब आगे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, ठीक ना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बताए हैं आपको। तो ये चीज़
लागू होगी, चाहे आगे जो भी हम बताएंगे जैसा सेंटेंस रहेगा तो क्या कर देना भैया, वही बात। तो चलते हैं अगली वीडियो तक के लिए, का जी टाटा बाय बाय।